हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। पाकिस्तान पर मुसीबतें जो है वो कम नहीं हो रही हैं। एक के बाद एक ऐसी चीजें होती चली जा रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट मुश्किल में नजर आ रहा है। अब एक करंट चीज जो है वो हुई है, अमित शाह, भारत के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, उन्होंने एक बयान दिया है जिसको जो है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से जोड़कर और टीम इंडिया के वहां पर से जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट को एक और जो है बड़ा झटका लगा है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है टीम इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं जाएगी, इस तरीके के संकेत जो है वो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिए हैं। बीसीसीआई जो है हाइब्रिड मॉडल के से खेलने की मांग करेगा। अभी तक बीसीसीआई यही कहता आ रहा था कि भाई ये सारा फैसला जो है भारत सरकार के हाथों में, हमारे हाथों में नहीं है। 2025 में पाकिस्तान को जो है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है और उससे पहले जो है भारत के गृह मंत्री जो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं वहां पर गए थे, उसके वहां पर दौरे पर थे और वहां पर जो है उनसे सवाल जवाब जब मीडिया से किए गए तो उन्होंने अपना बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए ये बात उन्होंने बातों इशारों में कह दी कि भाई पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी जब तक कि आतंकवाद पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता। हम अपने घर में खुश और वो अपने घर में जो है अपना हिसाब किताब देखें। तो इससे सब कुछ माना जा रहा है कि भाई जब इतने हाई प्रोफाइल मिनिस्टर ने ये बात कह दी है तो सरकार का रुख जो है वो पहले से ही क्लियर था। अब वो क्रिस्टल क्लियर है कि भाई उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है, कोई सॉफ्टनेस उसके अंदर नजर नहीं आ रही है। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी और ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सीधी सपाट सी बात है कि टीम इंडिया को जो है जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, जो कि एक आईसीसी का इवेंट है। इसको एक झटके के तौर पर मतलब माना जा सकता है पाकिस्तान के लिए, जो इस उम्मीद में था कि टीम इंडिया अगर आ जाएगी तो उनका टूर्नामेंट जो है हिट हो जाएगा, जो मेजबानी है वो हिट हो जाएगी और उनकी नाक, उनकी साख जो है उस तरीके से जो है बच जाएगी। मगर अब जय शाह यहाँ पर आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, वो अपनी गद्दी 1 दिसंबर से संभाल लेंगे, तो अब चीजें उनके हाथ में। यहाँ पर भारत सरकार, उन्हीं के पिताजी हैं जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ इशारों में कह ही दिया कि भाई हम जो है कोई भी बातचीत पाकिस्तान से नहीं करेंगे। सीधी सी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी अभी वो पेंच जो है वो फंसा हुआ है और वो और फंसेगा, अभी वो और फंसेगा। अगर पाकिस्तान अड़ा, जैसा पिछली बार एशिया कप की मेजबानी के लिए अड़ा था, तो फिर चीजें और बद से बदतर होंगी। वैसे भी पाकिस्तान में स्टेडियम्स का क्या हाल है, वहां पर तो अपनी मेजबानी उनसे खुद होस्ट नहीं किया जा रहा। इंग्लैंड को अभी बहुत सारी चीजें जो है वहां पर फंसी हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले कि हम चर्चा करें ना, अमित शाह जी का वो बयान दिखा देते हैं जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में दिया है, जिसको जोड़ के देखा जा रहा है ये चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से। जब तक आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया नहीं कर दिया जाता, तब तक हम पाकिस्तान सरकार के साथ किसी तरह की वार्ता के पक्ष में नहीं है। उसके बजाय हम जम्मू कश्मीर के युवा के विचारों को समझने और उनसे बात करने के पक्ष में जरूर हैं। ये सीधी सी बात है कि जब अब बातचीत नहीं होगी तो किसी भी मुद्दे पे बात नहीं होगी ना। फिर कोई एक मुद्दा नहीं, फिर पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, फिर वो हर मुद्दा है। तो जो चीजें कट ऑफ हैं वो कट ऑफ रहेंगी जब तक कि भारत सरकार ये सैटिस्फाइड नहीं हो जाती कि भाई वहां से पाकिस्तान से जो आतंकवाद जो फैलाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया, उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। आयुष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आयुष, एक और झटका पाकिस्तान के लिए जो रोजाना किसी ना किसी बुरी खबर से जो है रूबरू हो रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से और एक्सपेक्टेड बुरी खबर थी। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि भारतीय टीम और भारत सरकार पहले से भी क्लियर थी। इसके पहले भी कई मौके आए जब पाकिस्तान एशिया कप का आपने एग्जांपल लिया, बहुत प्राइम एग्जांपल है, वहां पे भी हम नहीं माने और मानने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। देखिए, बहुत पुरानी बात हो गई जब दो देशों के बीच में रिश्तों को सुधारने के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब शायद जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं यानी कि पाकिस्तान, वो थोड़ा सा ज्यादा निकल चुका है आगे। मतलब पानी जो है वो सर के ऊपर जा चुका है। अब चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुकी हैं और जाहिर सी बात है हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राइम प्रायोरिटी देते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट देश पहले आता है, नेशन फर्स्ट, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, कुर्सी पे जो देश चला रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं अगर उनका ये मानना है और उन्हीं के साथ जनता का भी सेंटिमेंट इसी बात में है, मुझे लगता है आज की डेट में अगर एक वोटिंग हो जाए ना, ज्यादा से ज्यादा लोग भी इसी बात पे अग्री करेंगे कि भाई भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल पे आप क्रिकेट कराइए। क्रिकेट बहुत छोटी चीज़ है देश के आगे, और अगर क्रिकेट होना है तो हो जाएगा, हाइब्रिड मॉडल में भी हो जाएगा, लेकिन इतना रिस्क कि हम अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजें और लगातार वहां से आप एक के बाद एक वायलेशन करते जा रहे हैं। जो पीस
ट्रीटी है जिसकी हम बात करते हैं, उस पे आप अडिग नहीं रहते हैं। बार बार हमेशा पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर किया जाता है, बार बार आप सीज फायर को ब्रेक करते नजर आते हैं। तो ये सारी जो हरकतें हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, हमारे देश को डिस्टर्ब करने की, हमारे देश की शांति को डिस्टर्ब करने की जो बार बार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है, इसके चलते ही ये सारे फैसले लिए गए हैं। और शायद इसीलिए वजह से इतने सालों से पाकिस्तान में भारत पाकिस्तान की कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुई। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो क्रिकेट भी बंद था। और देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट को ये बात अब समझ में आ चुकी है कि धीरे धीरे ही ना सही, लेकिन भारतीय टीम का, बीसीसीआई का, भारत सरकार का पाकिस्तान को साफ तौर पे इग्नोर करना कहीं ना कहीं वो स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है पाकिस्तान में। अगर आप देखें तो पाकिस्तान को किसी तरीके से इंडिया ने जब से इग्नोर करना शुरू किया है, दैट इज काइंड ऑफ अ स्लो पॉइजन। धीरे धीरे ही सही, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट नकेल कसने की कोशिश है, वो नकेल कसने की कोशिश है। पाकिस्तान क्रिकेट गर्त में गिरते जा रहा है। और आप देखिए, पहले क्या स्टैंडर्ड हुआ करता था, फिर पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हुई, अब धीरे धीरे डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू भी हुई है। लेकिन किस तरीके की परफॉर्मेंस है कि बांग्लादेश जैसी टीम जाती है और उनके घर में हरा के चली आती है। उनके खिलाड़ियों में आपस में फूट है, टीम में यूनिटी नहीं है, अलग अलग गुट में बटी हुई है, दिक्कतें जो है वो बढ़ती जा रही है। और इन सब की शुरुआत यहीं से हुई थी जब भारत ने ये अपने जो क्रिकेटिंग रिश्ते हैं इनको कट ऑफ कर दिया था, उन टाइज को कट कर दिया था पूरी तरीके से। और मुझे लगता है कि भारत सरकार का, अमित शाह जी का ये जो स्टैंड है, ये एब्सोल्युटली एकदम परफेक्ट, और पूरा देश उनके साथ है। बिल्कुल जी, पूरा देश उनके साथ है। मगर इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अब आईसीसी में भारत की नुमाइंदगी उस तरीके से है कि भाई वहां पर जो है चेयरमैन जो है, अब वो बीसीसीआई के सचिव जय शाह जो है, अमित शाह जी के सुपुत्र, वो वहां पर जो है 1 दिसंबर से कार्यभार संभालेंगे। और उनकी पहली प्राथमिकता या पहला पॉइंट जो होगा ना, वो एजेंडे में यही होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या करना है, हाइब्रिड मॉडल या फिर चैंपियंस ट्रॉफी को ही वहां से पाकिस्तान से जो है छीना जाए। क्योंकि उसकी वजह बहुत सारी हैं। अभी स्टेडियम्स के काम के लिए जो है वो देरी हो रही है, इंग्लैंड को आना है, उनके स्टेडियम्स रेडी नहीं है, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है पाकिस्तान के साथ जो जुड़े हुए हैं। पिचेस उस तरीके की नहीं, स्टेडियम्स तैयार नहीं है, आतंकवादी गतिविधियां, एक रिपोर्ट थी कि भाई बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां इस साल जो है ना वो पाकिस्तान में बढ़ी हैं। वो खैबर पख्तूनवा इलाके से बहुत ज्यादा, जो ज्यादा दूर नहीं है, 600-700 किलोमीटर है, वहां से जो है बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और इस साल वो ज्यादा बड़े हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक चीज और, एक छोटी सी विंडो थी, दोबारा से जो दूसरा पॉइंटर है ग्राफिक्स का वो दिखा दे। एससीओ की एक बैठक होने वाली है पाकिस्तान में, बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक जो है होने वाली है, पॉलिटिकल बैठक है। देश के हेड्स, कुछ जो मेंबर देश हैं उनके हेड्स जो है हिस्सा लेते हैं। 15-16 अक्टूबर को बीच में ये बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी को जो है पाकिस्तान सरकार ने न्योता दिया है और ये बोला जा रहा था कि भाई अगर प्रधानमंत्री मोदी इसको स्वीकार कर लेते हैं तो फिर चीजें जो है राइट डायरेक्शन में बढ़ेंगी। मगर सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी अपने स्टैंड पर जो है अड़े रहेंगे। और इतना भी कि भाई पिछली बार जब ये एससीओ की बैठक हुई थी किसी दूसरे देश में, तो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को भेजा गया था। इस बार वो भी नहीं किया जाएगा, इस बार वो मैसेज भी नहीं होगा। मतलब एक स्ट्रांग मैसेज दिया जाएगा कि भाई नहीं, मतलब नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जब तक आप पीस नहीं एस्टैब्लिश करते जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर्स पे कोई भी बातचीत नहीं होगी। उसके अंदर क्रिकेट भी जो है इंक्लूडेड है। तो ये एक विंडो था, मगर ये विंडो भी जो है कहीं ना कहीं बंद हो गया है, क्योंकि भारत सरकार इस विंडो को भी मतलब इस स्टेज पर भी जाकर, मतलब ये बायलैटरल सीरीज नहीं, मगर इस स्टेज पर भी जाकर, किसी बड़े इवेंट के स्टेज पर भी जाकर पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। तो सीधी सी बात है, क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है, फिर क्रिकेट तो कहीं नजर नहीं आता और इससे पाकिस्तान को ही झटका लगेगा, पाकिस्तान को मुसीबत होगी। और बहुत संभव ये भी है आयुष, मैं थोड़ा सा आगे चल के बात कर रहा हूं कि भाई अगर इसी तरीके के हालात रहे, अभी इंग्लैंड को नहीं पता कि भाई वो कहां पर खेलेंगे, यूएई में खेलेंगे, पाकिस्तान में खेलेंगे। अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी थोड़े से तेवर सख्त कर लिए और फिर उसके बाद वो भी नाराज हो गए, तो बहुत संभव फिर ये भी है कि भाई एक वोटिंग ही हो जाए, या एक ये भी चीज छिड़ जाए कि भाई फिर मेजबानी दी ही क्यों जाए। अगर आपके स्टेडियम में लोग देखने नहीं आ रहे, आपके स्टेडियम उस क्वालिटी के तैयार नहीं हो रहे, आप होस्ट करने की कैपेबिलिटी रख नहीं पा रहे, आतंकवादी गतिविधियां आपके यहां पर हो रही हैं, तो फिर आपके यहां पर कौन आए और क्यों आए। और आईसीसी को थोड़ी ना अपना नुकसान कराना है, उनको भी तो रेवेन्यू जनरेट करना है अपने इस इवेंट से। सवाल तो आईसीसी से भी उठना चाहिए ना कि चलिए, पाकिस्तान जो देश है वो कोई ऐसा छुपा हुआ तो देश है नहीं, सारी दुनिया को पता है वहां का क्रिकेटिंग कल्चर क्या है। अब सबके सामने है कि लोग अपने ही क्रिकेटिंग नेशन का मैच देखने नहीं आ रहे हैं। वन नेशन स्पोर्ट हुआ करता है, फिर भी लोगों को नहीं मतलब आने में इंटरेस्ट है, लोग फ्री में नहीं देखना चाह रहे हैं, पैसे देके तो क्या ही देखेंगे। आप कैसे मेजबानी दे सकते हैं पाकिस्तान को जस्ट बिकॉज क्रिकेट
कोने कोने तक पहुंचना चाहिए जस्ट बिकॉज आप एक फेयर डिवीजन करना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं पे भी ऑर्गेनाइज कर देंगे। आपको ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज भी देखने पड़ेंगे। आज की डेट में क्रिकेट, जो भारतीय क्रिकेट है, उसका बहुत बड़ा योगदान है कहीं ना कहीं आईसीसी के अंदर भी और कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भी। और यहां पे आपको ये स्टैंड देखना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिनकी वजह से एक पीसफुल तरीके से क्रिकेट जो है वो कंडक्ट किया जा सके। आपने यूएसए में कंडक्ट करा दिया जहां की पिचेस रेडी नहीं थी और उसके कुछ महीने बाद रिजल्ट्स आते हैं, तो आप खुद ही अपने जो रिजल्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड है, उसमें आप ये कहते हैं कि भाई जो विकेट्स वहां पे थी, नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूं स्पेशली, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला खेला गया था T20 वर्ल्ड कप 2024 में, उसकी विकेट को आपने खुद अनसेटिस्फैक्टरी करार दिया था। अब इस सिचुएशन में दोष किसको दिया जाए? आप ही थे जिसने यूएसए में कंडक्ट कराया। आपको पता है कि वहां पे क्रिकेट इतना ही पॉपुलर है जितना शायद हमारे देश में बास्केटबॉल या कोई और खेल। वहां के लोग भी शायद नहीं जानते होंगे कि उनकी अपनी कंट्री भी खेल रही है वर्ल्ड कप में। और यहां पे जब इस तरीके का क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे एकदम से क्रिकेट का वर्ल्ड कप करा देना, एकदम नई चीज करा देना, बिल्कुल जाहिर सी बात है। या तो फिर उसके लिए आपने तैयारी और बेहतर की होती। तो आईसीसी से सवाल उठना चाहिए। और जब आपको पाकिस्तान में पता है क्या आयुष, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आपने बात छेड़ी है ना, तो उस बात से मेरे को दिमाग में आया कि अभी आपने जो T20 वर्ल्ड कप आईसीसी ने कराया वो कोई बहुत सक्सेसफुल इवेंट नहीं था, फाइनेंशियली भी और क्रिकेटिंग वाइज भी। ठीक है, अब आप बैक टू बैक आईसीसी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनके इवेंट्स इस तरीके के चले जाए, क्योंकि पाकिस्तान में भी इसी तरीके के इवेंट वाइज भी बहुत ही, बिल्कुल, और वो आईसीसी को भी तो पैसा कमाना है, उनको थोड़ी बीसीसीआई पे डिपेंडेंट तो पूरी तरह हो जाना है कि भाई उनसे पैसा मांगने की नौबत आ जाए। तो वो चीज भी जो है जयशाह साहब जो है बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने का काम बीसीसीआई का बखूबी किया है। जिस तरीके से आईपीएल के से जो है प्रॉफिट्स बढ़े हैं, जिस तरीके से बोलियां बढ़ी हैं, वो चाहेंगे कि भाई एक सक्सेसफुल टेन्योर उनका रहा है जिसमें आईसीसी जो है मनी वाइज फले और फूले और क्रिकेट को भी जो है फिर बढ़ावा मिले। चलिए जी, ये बात हो गई पूरी यहां पर कि किस तरीके से पाकिस्तान के लिए मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। अब बात करते हैं भारत के घरेलू टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी की, जहां पर एक 19 साल के लड़के ने कमाल किया है। 19 साल के लड़के ने जो है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और बहुत जल्दबाजी होगा कहना कि भाई मुशीर खान जो है नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, मगर बात यह है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं और उन्होंने दिखा दिया एक बड़े स्टेज पर, बड़े गेंदबाजों के सामने, जहां पर सबकी निगाहें थी कि वो क्या कर सकते हैं, क्या उन्होंने किया है। आपको फटाफट से ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। दिलीप ट्रॉफी डेब्यू पर मुशीर ने जो है 181 रनों की पारी खेली, कमाल की ये पारी थी और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। 181 रन की पारी में उन्होंने 16 चौके और 5 छक्के जो हैं वो लगाए और क्या शॉट्स उन्होंने खेले, क्लास दिखाई दी मुशीर के अंदर। डेब्यू मैच में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले टीनेजर बन गए हैं। मतलब दिलीप ट्रॉफी के डेब्यू मैच में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले वो टीनेजर बन गए। सचिन तेंदुलकर ने दिलीप ट्रॉफी में जब डेब्यू किया था तो 159 रन बनाए थे। 17 साल के थे उस समय सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अब यहां पर 7वां फर्स्ट क्लास मैच इन्होंने खेला मुशीर ने। मुंबई से ये भी आते हैं, सरफराज खान के छोटे भाई हैं, अब सबको समझ आ ही गया होगा। और इन्होंने जो है अपने डेब्यू पर 181 रनों की पारी खेल दी है। इससे पहले भी रणजी ट्रॉफी में इन्होंने जो लिमिटेड मैचेस खेले, इवन इंक्लूडिंग दी रणजी ट्रॉफी फाइनल, वहां पर इन्होंने कमाल किया है। सचिन तेंदुलकर से कंपैरिजन नहीं हो सकता, मगर यह है कि भाई आप एक बेंचमार्क से तो सेट करते हो ना। भाई सचिन तेंदुलकर ने जो बेंचमार्क सेट किए होते हैं उन्हीं पर आप देखते हो कि भाई किसी पैरामीटर पर जज करते हो किसी खिलाड़ी को कि यार ये उस राह की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं, इसमें वो बात नजर आ रही है कि नहीं। मुशीर में वो बात नजर आ रही है, लेकिन सचिन तेंदुलकर सचिन है, सचिन से किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। 17 साल की उम्र में वो काम किया था उन्होंने, और यहाँ तो इनके पास इतना अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी खासी कोचिंग है, सारी चीजें इनके पीछे लगी हुई हैं, तब जाके इस तरीके का प्रदर्शन आ रहा है। और देखिए आज की डेट में अनकैप्ड प्लेयर्स इस तरीके की परफॉर्मेंस दें, नो डाउट बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से मतलब भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है या भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ रही है, आईपीएल के आने से इतने सारा जो एक्सपोजर मिल रहा है ना यंग खिलाड़ियों को, अनकैप्ड प्लेयर्स को, उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है। और इसी वजह से ये सारी जो परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, डेब्यू पे इतनी शानदार पारी खेल दिया, अभी मात्र 19 साल के हैं, टीनेजर हैं, उसके बावजूद इस तरीके की पारी खेली और जिन गेंदबाजों को मारा, सारे इंडिया के लिए खेल चुके हैं खिलाड़ी, चाहे आप शिवम दुबे को देखें, आप खलील अहमद को देखते हैं, वहां पे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको उन्होंने कहीं ना कहीं पिटाई लगाई है। तो इस तरीके की गेंदबाजी अटैक के सामने जिस तरीके का प्रदर्शन आ रहा है, सबसे पहले तो बीसीसीआई को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई ने इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है कि भाई अब जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनके साथ
सीखने का, खेलने का बहुत मौके मिलते हैं लगातार जूनियर खिलाड़ियों को, अनकैप्ड प्लेयर्स को। उनकी कोचिंग अच्छी हो रही है, उनके अपने भाई इंडियन टीम के लिए अब खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस झलकता है खिलाड़ी में। और अब जब उनको मौका मिला तो उन्होंने दोनों हाथ से उस मौके को ग्रैब किया है। और देखिए, यू नेवर नो कि कौन आगे चल के भारतीय टीम को सर्व करेगा, क्योंकि इस तरीके की प्रोडिजी बहुत सारी आती हैं, लेकिन जब आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखने लगती है तब आप उनको धीरे धीरे सिलेक्शन प्रोसेस में लेके आते हैं और फिर अंततः भारतीय टीम के लिए वो खिलाड़ी खेल पाता है। यही काम इनके अपने भाई ने किया। सरफराज खान ने फिटनेस का इशू था, बहुत सारी चीजें थी, जब सारे बॉक्सेस टिक हो गए, कंसिस्टेंसी आ गई, लगातार 3-4 साल प्रदर्शन कर दिया डोमेस्टिक में, तब वो भारतीय टीम को का दरवाजा जो है वो उनके लिए खुल गया और आज भारतीय टीम के वो मेंबर हैं। अगर इस तरीके का बेहतर प्रदर्शन करते जाएंगे तो टेस्ट स्क्वाड में तो एटलीस्ट एक परमानेंट मेंबर वो बन ही चुके हैं। उसी नजरिए पे जाएंगे, अंडर 19 वर्ल्ड कप बेहतर रहा, डोमेस्टिक अच्छा रहा, मुंबई के लिए रणजी बहुत शानदार खेला इस सीजन और अब दिलीप ट्रॉफी के भी डेब्यू में कमाल की ये पारी खेली है। अगर ये कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो बिल्कुल हो सकता है कि अगले 2-3 साल के अंदर भारतीय टीम में इनकी जगह भी बनती नजर आ रही है। टैलेंट बहुत सारा है, कंपटीशन बहुत सारा है, लेकिन प्रोडिजी है नो डाउट, एक स्पेशल इनिंग खेली है और अब इस पारी के बाद कहीं ना कहीं बीसीसीआई लुक आफ्टर करेगी कि ये किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, इन पे नजरें रहेंगी सब। बिल्कुल जी, और ये इन्होंने कमाया है, हमेशा इज्जत कमाई जाती है और ये मुशीर ने कमाई है, तो अपनी प्रदर्शन से कमाई है, अपनी मेहनत से कमाई है। सूर्य कुमार यादव इनके फैन हो गए, क्या उन्होंने बोला ना, फटाफट से दिखाते हैं आपको कि सूर्य कुमार यादव ने अपने साथी के लिए, क्योंकि मुंबई से ही सूर्य कुमार यादव भी खेलते हैं, उन्होंने क्या बोला। मुशीर खान शानदार पारी, नवदीप सैनी ने अच्छा सहयोग किया, ड्यूटी के बाद रोज प्रैक्टिस, जितनी ड्यूटी उतनी प्रैक्टिस। अब ये एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं ये तो मुशीर समझ गए होंगे और सूर्या समझते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं, मगर ये बात ज़रूर है कि भाई उनके कायल हो गए, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस की उनके कायल हो गए। मुशीर खान है कौन, अभी तक थोड़ा बहुत उन्होंने जो किया है वो क्या किया अपने छोटे से करियर में वो भी आपको बता देते हैं। तो हु इज़ मुशीर, ठीक है, हु इज़ मुशीर जो है वो ग्राफिक्स जो है वो दिखाएं। मुशीर खान ने जो रणजी ट्रॉफी है मुंबई की तरफ से खेलते हैं, 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप में ये नज़रों में आए थे। 7 मैचेस में इन्होंने 360 रन बनाए। क्रिकेटर जो टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर चुके हैं सरफराज खान, उनके छोटे भाई हैं नौशाद खान के छोटे बेटे, और 2022 अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में इन्होंने 632 रन बनाए थे। इंपॉर्टेंट बात ये कि जो टीम इंडिया को पसंद है ऐसे बल्लेबाज जो थोड़ा सा गेंदबाजी भी कर सके, 32 विकेट वहां पे निकाले थे इन्होंने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मुशीर के नाम जो है 3 शतक हो गए, 7वां ये मैच खेल रहे हैं और 3 शतक इनके नाम हो चुके हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये खिलाड़ी जो है ना, अब जब आईपीएल का मेगा ऑक्शन भी आने वाला है आयुष, उसमें नजरों में रहेगा, मतलब हॉट पिक्स रहेगा कि भाई इसको उठा लो सही वक्त पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही वक्त है। और देखिए मात्र 19 साल के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो अगर कोई टीम किसी खिलाड़ी के पीछे जाती है तो वो देखिए हर टीम, अब मेगा ऑक्शन होने वाला है और जो पहला लॉट था जिसने आईपीएल शुरू किया था, धोनी, रैना, रोहित, विराट, ये वाली जो जनरेशन है, अब ये धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, इनकी एज हो चुकी है। अब एक नेक्स्ट लॉट आ रहा है जो धीरे धीरे चीजों को आगे लेके जा रहा है, टेक ओवर कर रहा है। तो मोस्टली जो टीमें हैं वो इस तरीके की सोच के साथ खिलाड़ियों के साथ जाएंगी कि भाई एक यंग खिलाड़ी को पकड़ा जाए जो कम से कम नहीं तो 5 साल 10 साल तक हमारी टीम को एटलीस्ट सर्व करते नजर आए। इनके पास एम्पल ऑफ टाइम है, आराम से, अभी 19 साल के हैं। अगर आज की डेट से भी कोई टीम इनको पिक करती है, 1-2 साल ग्रूम भी करना पड़ता है, जो कि ऑलरेडी ये लग रहे हैं, पूरे ग्रूम लग रहे हैं एक तरीके से। इनके पिताजी के साथ अच्छी खासी कोचिंग चल रही है इनकी, अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट किसी टीम के लिए हो जाएगा। इंडियन विकेट्स पे आपको 2-3 ओवर बड़े आराम से निकाल के दे सकते हैं एज ए स्पिन बॉलर। ऊपर से किसी भी ऑर्डर में आप खिला सकते हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर भी खेल लेते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेलने का एक्सपीरियंस है, तो एक मल्टी टैलेंटेड प्लेयर है और यंग है। तो बिल्कुल, मतलब मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीमें इनके पीछे जाएंगी और ऑक्शन टेबल पे जब इनका नाम आएगा तो आप जरूर देखेंगे कि कम से कम नहीं तो 2-3-4 टीमें हैं जो इनके लिए कंपटीशन में जाएंगी, इनको अपने पास रखना चाहिए। बिल्कुल जी, ये इनको अपने पास रखना चाहेंगी। हॉट पिक्स में जो है ये बिल्कुल शामिल वहां पर जरूर होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दिलीप ट्रॉफी का वैसे 3रा दिन है आज, उस पर नजर रहेंगी हमारी, कौन क्या करता है। केएल राहुल मेरे ख्याल से कुछ खास कर नहीं पाए, ठीक है, उनसे भी उम्मीदें बहुत थी, तो जितने बड़े बड़े बल्लेबाज थे ना वो उस तरीके से चल नहीं पाए। मुशीर खान एक बड़े बल्लेबाजों में गिनती नहीं हो रही थी, उस 19 साल के लड़के ने जो है कमाल जरूर किया है। चलिए जी, टीम इंडिया के वाइस कैप्टन, उप कप्तान, ठीक है, जिनका खेलना तय है वो नहीं चले। हर्षित राणा का बाद में दिखाएंगे जी, पहले गिल पे आ जाएं, ठीक है। गिल की बात करेंगे, शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस नहीं दी है। बेंगलुरु में इंडिया ए के कैप्टन ने जो है फ्लॉप शो दिखाया है।
4 टीमें हैं, इंडिया ए के कैप्टन जो है वो शुभमन गिल को बनाया गया और ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। 43 गेंदों पर इन्होंने 25 रन की पारी खेली और इस तरीके से ये बोल्ड हुए ना, वो सबसे ज़्यादा मतलब परेशान करने वाला है। ठीक है, 25 रन बने, यशस्वी जायसवाल ने भी 30 रन बनाए थे, मगर वो 30 रन जब आए तो 30 रन फ्लॉलेस थे। एक अच्छी गेंद पड़ गई, निकल गए, चलो वो अलग बात है। मगर जब आप बोल्ड हो जाते हो ना अपना, और वो भी तब जब आप शॉट ही ऑफर नहीं कर रहे, आप बॉल को छोड़ रहे हो, ठीक है, मतलब ये नहीं पता कि आपको ऑफ स्टंप कहां पर है, आपको अंदाजा नहीं है, स्विंग होती गेंद से परेशानी होती है। ये मैचेस जो कराए जा रहे हैं दिलीप ट्रॉफी के खास इस सीजन में, वो ऐसी पिचेस पे कराए जा रहे हैं जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार हैं, ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि भाई बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए आपको किन खिलाड़ियों को पिक करना है, क्योंकि उसी से तय होगा कि आप WTC का फाइनल खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो। तो वहां पर जो है शुभमन गिल नंबर 3 के आपके बल्लेबाज वो फ्लॉप होते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से आउट हुए, बात आपने उस पर बिल्कुल सही की, सही सवाल पूछा कि भाई जिस तरीके से आप आउट हुए, इससे पता चलता है कि आपको पहली चीज अपने ऑफ स्टंप का पता नहीं था। टेस्ट क्रिकेट में बड़ी बेसिक सी बात है कि एज अ बैट्समैन यू हैव टू नो कि आपका ऑफ स्टंप कहां है और कौन सी बॉल आपको लीव करनी है और कौन सी बॉल आपको खेलनी है, यह आपको अंदाजा होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपको ऑफ स्टंप नहीं पता था। सेकंड थिंग, आपने विकेट को सही तरीके से रीड नहीं किया। ऐसा तो है नहीं कि कोई पहली बॉल थी जो एकदम से निप बैक इन कर गई। आपको पता है कि इस तरीके की विकेट है, या तो आप विकेट को समझ नहीं पाए बेहतर तरीके से, या आप मतलब क्या चल रहा था दिमाग में, बिल्कुल चिंता का विषय है। और देखिए, भारत के अगले कप्तान, अगले सुपरस्टार कहे जाते हैं, नेक्स्ट बिग थिंग इन द इंडियन क्रिकेट कहे जाते हैं, और इस तरीके का प्रदर्शन आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। एक लंबा टेस्ट सीजन आने वाला है भारतीय टीम के लिए। उसके पहले अगर जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया, शुभमन गिल, KL राहुल, ये खिलाड़ियों पे नजरें हैं सबकी, और अगर इस तरीके का प्रदर्शन स्पेशली शुभमन गिल से वन डाउन उतरते हैं और अगर इस तरीके का प्रदर्शन इनका रहता है तो बिल्कुल सवाल के घेरे में रहेंगे। और मुझे लगता है कि टीम इंडिया सवाल के घेरे में ये रहेंगे और मुश्किल में जो सिलेक्टर्स रहेंगे, कोच रहेगा, कप्तान रहेगा, क्योंकि आपने ऑरा इस तरीके का बना दिया कि भाई इस दिलीप ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंसेस देगा, घरेलू क्रिकेट खेलना जरूरी है, अनिवार्य है, और उसमें जो परफॉर्मेंसेस देगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो दीजिए फिर मुशीर खान को रिवॉर्ड, बिल्कुल ठीक है, और फिर कर दीजिए किसी दिग्गज को बाहर। किसको आप बाहर करेंगे? तो ये एक सवाल जो है ना वो बड़ा खड़ा हो जाएगा। यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया, एक और यंगस्टर है जिसने परफॉर्मेंस दी है। वो तो अच्छी बात है कि भाई बुमराह और शमी को आप, मेरे ख्याल से आराम देने की बातचीत है, तो आप किसी यंगस्टर को मौका दे सकते हैं, तो वहां पर भी कंपटीशन टाइट हो जाता है। हर्षित राणा की मैं बात कर रहा हूं, कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की, गंभीर के चेले माने जाते हैं, ठीक है, दिल्ली से ही आते हैं। इंडिया डी की तरफ से 13 ओवर में उन्होंने 4 विकेट झटके और कमाल की गेंदबाजी की। दोनों ओपनर्स को जो है हर्षित राणा ने पेविलियन भेजा। एक अच्छे लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, अच्छा टप्पा इनका पड़ता है। IPL 2024 भी इनका बढ़िया गया था। अब इनको भी जो है बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम में मौका मिल सकता, मिलना चाहिए भाई। अगर आप बोल रहे हो कि ये ऑडिशन है, मतलब ऐसा ही समझा जा रहा था ना, हमने भी बोला कि भाई ऑडिशन, तो सारे सीनियर खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है। एग्जैक्टली, जब ऑडिशन है तो फिर ऑडिशन में जो पास हुआ उसको दीजिए फिर इनाम, बिल्कुल। और अगर जो फेल हुआ है, अगर उसकी जगह पे कोई दूसरा विकल्प नहीं है, अगर तो आप उसे खिलाइए, और अगर उसके विकल्प हैं तो फिर आप उनको बैठाइए, ठीक है भाई। आज की डेट में आपके पास ऋषभ पंत का उस तरीके का विकल्प नहीं है, वो नहीं चले, एक मैच में जज भी नहीं करना चाहिए, एक मैच से, ठीक है, वापसी कर रहे थे, तो आप उनको खिलाएं। मगर अगर कोई और नहीं चल रहा है तो फिर आप उनकी जगह पर किसी और को ट्राई कर सकते हो। वैसे भी नंबर 5 का जो है पोजीशन, उस पर तो फाइट बहुत है। बिल्कुल, बहुत फाइट है, और बिल्कुल वही बात आ रही है घूम फिर के कि अगर ये ऑडिशन है तो जिन्होंने परफॉर्म किया है उनको आप दीजिए, लेकिन वही बात है कि एक मैच से आप जज नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी दिलीप ट्रॉफी खत्म हो जानी चाहिए। खत्म होने के बाद शायद हम इस रिजल्ट पे बिल्कुल पहुंच जाएंगे, BCCI और मैनेजमेंट भी इस रिजल्ट पे पहुंच जाएगा कि कौन लोग उनको टीम में चाहिए, कौन वो हैं जो आउट होना। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं, आउट हर खिलाड़ी होता है, लेकिन आप किस तरीके से आउट होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, माइंडसेट क्या है, उससे पता चलता है कि आपको अगली सीरीज में लेके जाना है या नहीं जाना है। तो मुझे लगता है कि ये चीज BCCI को तब समझ में आएगी, क्लियर होगी, जब दिलीप ट्रॉफी जो है वो पूरी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद ये चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आने वाली हैं। लेकिन फिलहाल चिंता का विषय तो है, क्योंकि जो इंडिया के खिलाड़ी हैं, जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं, जो आपको टीम में बिल्कुल नजर आते हैं, अगर वो इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे तो बिल्कुल सवाल के घेरे में ये खिलाड़ी आ जाएंगे। और तेज गेंदबाजों की आपने बात की, हर्षित राणा बेहतर कर रहे हैं, नवदीप सैनी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी अच्छी कर दी, 54 रन का साथ, मतलब मुशीर खान 181 बना पाए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं साथ मिला था। और जिस तरीके से नवदीप सैनी ने गेंदबाजी की है, बिल्कुल इंप्रेस कर रहे हैं, भारत के लिए खेल चुके हैं टेस्ट क्रिकेट भी। कमबैक उनका भी हो सकता है अगर कंसिस्टेंटली इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन किया, और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल जी, भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी। वैसे अच्छी बात ये भी है कि हमारा समय जो है अब समाप्त हो गया।
ठीक है, तो आप हमें इजाज़त दीजिए, मगर बाकी दूसरी खबरों के लिए, लगातार मिल रहे अपडेट्स के लिए, स्पोर्ट्स जगत के, पाकिस्तान से जुड़ी खबरें, इंडियन क्रिकेट से जुड़ी खबरें, पैरालंपिक से जुड़ी बहुत सारी खबरें, उनके लिए आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी भी थोड़ी मदद होती है, थोड़ा हौसला बढ़ता है कि हम आपके लिए और जोर शोर से काम करते रहें। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाज़त। टाटा, बाय बाय।